हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्विज हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट सेकंड पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लासेस, जिसकी आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आप जरूर देखना, क्योंकि आज की क्लास जिनका कल पेपर होने वाला है उनके लिए महत्वपूर्ण रामबाण रहने वाली है क्लास। तो एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए, उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी के पास में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख लें क्योंकि सभी का फ़ायदा हो जाना चाहिए। एक बार शेयर कीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। तो जिनका पेपर होने वाला है कल, वो लोग इस क्लास को जरूर देखें, और जिनका आगे भी होने वाला है उनके पास भी इस क्लास को आगे के आगे भेजते रहें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। एक बार कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि इसका कारण क्या होगा। आप देखिए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्त है, या फिर यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या फिर सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए है जो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, कितने जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तीसरा है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करना या करने के लिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी लोग आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 या 2017 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका अब तक है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन को बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल हो जाएगा सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है कि इस समय जो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें हैं, उनमें से एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो नहीं शामिल है। आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। चौथा है भोजन। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में से इनमें से कौन सा एक नहीं शामिल है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा 1-2 क्वेश्चन आपको। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। काम और खेल को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और भोजन, इन सबको रखा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा है कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सीटेट सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी में। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार देख के जाना एग्जाम में है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको टिक कर लेना। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? आपको बताना है इनमें से पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है। ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर कीजिए। पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। क्या है पहला? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखते हैं, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। बच्चों के अगर आपने ज्ञान को शिक्षक के साथ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, समझ लिए। कहाँ शिक्षक का ज्ञान है और कहाँ बच्चों का ज्ञान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तीसरा देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सिखाना। ये बिल्कुल सही है, सीखना या सिखाना। चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ये भी सही है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी। ए सी डी किस में सही है? ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो इसका हो जाएगा, जिन लोगों ने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही। एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। इसमें ए, सी और डी हो जाएंगे बिल्कुल सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो आप बताइए कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। तीसरा है कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हों? और चौथा है संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो बताइए, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना हो जाएगा या फिर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं? तो चारों ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए कोई भी पुस्तक नहीं रखी गई है पर्यावरण की, क्योंकि वो जो चीज़ अपने आसपास देखते हैं उन्हीं से पर्यावरण के बारे में जल्दी सीख सकते हैं, और जो चीज़ स्पष्ट है यानी जो उनके सामने हो रहा है, मूर्त रूप में हो रहा है, उसको देखकर पर्यावरण से जल्दी सीख सकते हैं। और उनको किताब में इतनी जल्दी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं कक्षा 1 और 2 में, इसीलिए उनको संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वालों और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। आपको बताना है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संवेगात्मक कौशलों में, दूसरा है चिंतन कौशलों में, तीसरा है बोलने संबंधी कौशलों में, चौथा है अवलोकन कौशलों में। जितने साथी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, 25 के 25 क्वेश्चन देख के जाइएगा। एसएसटी पेडागोजी यानी सामाजिक विज्ञान पेडागोजी के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार रिपीट होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर बी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? चिंतन और कौशल में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है जो जल के अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? पहला ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, दूसरा है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तीसरा यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, चौथा है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, करेंगे या फिर करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? नारे लिखना, पोस्टर बनवाना, ये सब नहीं होगा। अब आप इन दोनों में से बताइए क्या हो जाएगा, बी और सी में से। नारे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं और पोस्टर बनाने से बच्चों के, छोटे बच्चों से कोई मतलब नहीं है इनका। तो आप बताइए बी और सी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका है बिल्कुल सही। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति
अधिक प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो बताइए खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त सबसे अधिक प्रभावी रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो जितने भी लोगों ने किया इसका ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाकर के उन्हें अलग अलग खेल खिलाना बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 10 है आगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। अब आपको कारण बताना है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद में जब उनके परीक्षा ली गई तो काफ़ी बड़े स्तर पर शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पहला है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर पर अच्छा नहीं होना। तो जहाँ पे शिक्षार्थियों को निगेटिव बताया जाए वो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों को आपको अफसर मान के बात करनी है। मान लीजिए कि वो अधिकारी हैं आपको, तो उनको कभी भी निगेटिव थिंक में नहीं लेकर जाना है, उनकी गलती कभी भी नहीं आपको दिखानी है। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दूसरा है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। यह भी नहीं हो सकता। अगर योग्य नहीं था तो फिर दिया कैसे गया पुस्तक के अंदर। तीसरा है शिक्षार्थियों को एक प्रकरण रोचक नहीं लगा। ये भी नहीं हो सकता है। चौथा है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो आप टीचर को गलत ठहरा सकते हो, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। बच्चे को कभी भी गलत नहीं ठहराना है किसी भी चीज़ के लिए। आप टीचर को गलत ठहरा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है कि टीचर ने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए बच्चों को वो पाठ या फिर वो लेसन समझ में नहीं आया और बड़ी संख्या में शिक्षार्थी फेल हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे सारे के सारे क्वेश्चन है, लगातार बने रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, सभी को जोड़ लीजिए। आज की क्लास रहने वाली आपके लिए सबसे ज़बरदस्त क्लास, जितनी सामाजिक विज्ञान की क्लास हुई है सबसे अच्छी क्लास और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाली क्लास आज की रहने वाली है। तो आपको बता दें कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चन और लगातार आप बने रहिए अंतिम क्वेश्चन तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त ... है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त कौन सी हो सकती है। पहला है पाठ्य पुस्तक का पठन, दूसरा है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, तीसरा है कक्षा निदर्शन और चौथा है किस्से और कहानियाँ। तो बताइए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त कौन सी हो सकती है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टीचर बनना है, बेहतरीन तैयारी करनी है हमारे साथ में, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आने वाले सभी एग्जामों के लिए, टीचर के जितने भी एग्जाम हैं, आप बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले और आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है टीचर से संबंधित। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त होती है किस्से और कहानियाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पर्यावरण के अध्ययन के बारे में सच नहीं होगा। तो देखते हैं पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। आपको निगेटिव आंसर निकालना है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपको ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव आंसर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। परिभाषाओं पर बल देना, रटना, याद करवाना, ये सब सजा देना निगेटिव थिंक है। अगला भी देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति एकीकृत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर परिभाषाओं पर बल देने पर बात की गई है, तो यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर भी नहीं पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है ... सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या फिर CCE। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। सीटेट सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको आज हम करवा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीखने के लिए समान आकलन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन
के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? पहला है सहभागिता, दूसरा है याद करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है या फिर नहीं होना चाहिए? जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक कर लीजिए एक बार, और एक बार फिर से सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? याद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं होना चाहिए। निगेटिव, याद करना, ये सब नहीं होना चाहिए। सहभागिता बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव है। प्रश्न पूछना भी इसमें पॉजिटिव थिंक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी पॉजिटिव है, लेकिन याद करना निगेटिव है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव वर्ण आया है, तो आपको बताना है। पहला है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए, 10 सेकंड आपके पास हैं। आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? पहला है अवलोकन, दूसरा है जांच सूची, तीसरा है अधिविन्यास सूची और चौथा है लिखित प्रश्न। तो बताइए रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? इसका आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। रेटिंग स्केल में जिस तकनीक का प्रयोग होता है या उपयोग होता है वो है अवलोकन। कौन सी है? अवलोकन करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी घरों की छतें समतल हैं। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन और ध्यान लगाकर इसका आंसर करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी घरों की छतें क्या होती हैं? समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से प्रदेश हो जाएगा जहाँ की छतें समतल होती हैं और इन्हें मोटे पेड़ों के तनों से काट के बनाया जाता है, या पर्वतीय क्षेत्र में भी हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। जम्मू और कश्मीर यानी लद्दाख में ये छतें जो है इस प्रकार के घर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। सभी लोग शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम होने के बाद में आपका सीटेट पास हो जाए उसके बाद में आप जाकर के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी टीचर अगर आपको बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस क्लासों के लिए। देखते हैं आगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2-3 बार किया भी होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ है टेपियोका, वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का प्रिय भोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों का ये आंसर सही होना भी चाहिए था। अगर सबका सही निकला है तो बड़ी अच्छी बात है। जिसका सही नहीं निकला है उसने समझ लीजिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको इनमें से ऐसे त्यौहार को चुनना है जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती या गुरु नानक जन्मदिन। तीसरा है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। चौथा है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा सही। ऐसे कौन सा त्योहारों का समूह है जिनको पूर्णिमा को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका सबका सही हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है ये सब पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है जो भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह बना हुआ है और चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो आंसर कीजिए, क्या चेन्नई हो जाएगा
या फिर तुतीकोरिन हो जाएगा, या फिर पारादीप हो जाएगा, या फिर विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर डी, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। ये बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? आपको बताना है झारखंड कहाँ स्थित है हमारे देश के मानचित्र में। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। दूसरा है उड़ीसा के उत्तर में। तीसरा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। चौथा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो आपको बताना है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको ईवीएस की क्लास में करवाया भी जा चुका है। अगर आपने नहीं क्लासें देखी ईवीएस की थ्योरी की क्लासें या फिर प्रैक्टिस क्लासें तो जरूर देख लेना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में ईवीएस के भी आ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के उत्तर में है। झारखंड कहाँ है? उड़ीसा के ऊपर है। ऊपर की साइड में भारत के नक्शे में या फिर कोई भी नक्शा उत्तर ही होता है, तो उड़ीसा के ऊपर क्या है? झारखंड है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? उत्तर में। आगे देखते हैं, एनसीटीई का उद्देश्य क्या आपको बताना है। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? एनसीटीई का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? सभी लोग एक बार इसका आंसर कीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो। फिलहाल अभी आपको बताना है एनसीटीई का उद्देश्य क्या है। शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षालयों में अनुदान देना। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। दोनों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, बिल्कुल सही आंसर है। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप लोग इसको याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी। चौथा है गृह कार्य पूर्ण करना। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। इनमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन है 25 और आपको बताने कितने आपके ऑप्शन सही निकले इनमें से। और बहुत ही अच्छे सारे के सारे, कम से कम 3-3, 4-4 बार पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है। सीटेट ने इसको लगातार हर साल पूछे हैं। वही क्वेश्चन आपके लिए आज हम लेकर के आए थे। उम्मीद है 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इकाई मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या हो जाएगी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या हो जाएगी? आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन करना ही होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। वह अपना समय बिताना चाहता है। तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत क्यों कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर कीजिए। देखते हैं कौन कौन आंसर सही कर पा रहा है इसका। आज का अंतिम क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को 2 से 3 बार देख के जाना। जब भी आपका एग्जाम हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे सभी के पास में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की हमारी क्लास 25 जिसमें क्वेश्चन थे आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी साथी लोग नए जुड़े हैं। बाकी सभी लोग वीडियो को ख़त्म होने के बाद में क्लास को अपने ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपकी तैयारी के लिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम जाना चाहिए, क्योंकि आपने हमारे साथ में बहुत मेहनत की है। फिलहाल धन्यवाद, बाय बाय।